देखिए, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी सीनियर सिटीजन्स में काफ़ी कॉमन है, देखा जाता है। अगर हम इसकी कॉमन चीज़ों की बात करें तो ऊपर से शुरू करते हैं, तो कई बार ब्रेन रिलेटेड हंगर सेंटर भी हमारा थोड़ा रीसेट हो जाता है एज के साथ। एपेटाइट या सैटाइटी सेंटर थोड़ा रीसेट हो जाता है, तो हमारी एपेटाइट इन जनरल भी थोड़ी कम हो जाती है। अगर हम डेंचर्स टीथ की बात करें, कई एल्डरली पेशेंट्स के टीथ अच्छे नहीं होते हैं, उनमें चूइंग डिफिकल्टी होती है। उसके वजह से वो प्रॉपर च्यू नहीं कर पाते, तो उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। अगर हम बात करें गट रिलेटेड इश्यूज की, तो एसिड के सिक्रीशंस थोड़े कम हो जाते हैं एज के साथ। गट की मोटिलिटी कम हो जाती है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनका अमाउंट थोड़ा रिलीज कम होता है। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन को इम्पेयर करते हैं, और डाइजेशन इम्पेयर्ड होगा तो जो इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि B12 है, आयरन है, या और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके एब्जॉर्प्शन भी हैम्पर होता है। इसी तरह से अगर गट की मोटिलिटी स्लो होने की वजह से पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, तो उनकी एपेटाइट भी इन जनरल थोड़ी लो हो जाती है। अब अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, वो कई बार उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, वो कम चलते फिरते हैं, तो उनकी एनर्जी कंजम्पशन कम होती है। एनर्जी कंजम्पशन कम होती है तो उनको इन जनरल एपेटाइट कम आता है। एपेटाइट कम आता है और वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, जितना प्रोटीन लेना है नहीं ले रहे हैं, जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है नहीं ले रहे हैं, तो फिर उनको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इवन प्रोटीन वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसके बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। माल न्यूट्रिशन होने से इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, पेशेंट्स के मसल लॉस हो सकती है, मोबिलिटी इश्यूज हो सकती है, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक सीनियर सिटीजन में हम इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या न्यूट्रिशन इश्यूज को जल्द से जल्द पकड़ें और उसको सॉल्व करें। क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो जाते हैं, थोड़े डाइजेशन पुअर हो जाता है, चाहे वो किस भी वजह से हो। डेंचर्स नहीं है तो फूड को अच्छे से च्यू नहीं किया है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर नहीं है, गट की मोटिलिटी पुअर है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं, या हमारे जो एब्जॉर्प्शन के सरफेस है इंटेस्टाइन में, वो भी प्रॉपर तरह से कई बार नहीं वर्क करते हैं। हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी देखना बहुत कॉमन है इस एज में। कई बार उनको कुछ इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, कई बार उनको इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ डिजीज भी हो जाती है, जो कि इस माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज को फर्दर वर्सन कर देती है। तो इसलिए जरूरी है कि उनको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से असेस किया जाए, और अगर कोई डिफिशियंसी है तो उसको करेक्ट किया जाए। अगर हम ऐसी बात करें तो महिलाओं में ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, बट अगर हम बात करें तो कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट जो होता है फीमेल्स में ज्यादा होता है। बोन रिलेटेड इश्यूज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी या विटामिन डी डिफिशियंसी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन देखी जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि उनको कैल्शियम विटामिन डी जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा रिच डाइट में भी दिया जाए, और सप्लीमेंट्स भी किया जाए। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो उनमें मसल लॉस ज़्यादा अमाउंट में देखा जाता है, तो प्रोटीन इनटेक उनका थोड़ा बेटर होना चाहिए। बट मोटा मोटा जो मैंने पहले बात किया कि किस वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है, वो दोनों में कॉमन होती है। तो उनमें मैकेनिज्म में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बट रिक्वायरमेंट ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। अगर आजकल मैं बात करूं हमारे पेशेंट्स में, जो हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, अगर खास करके वो वेजिटेरियन है, तो B12 की कमी काफी कॉमन देखी जाती है। और B12 विटामिन की कमी होने से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। B12 की कमी होने से पेशेंट्स को नींद ज्यादा आ सकता है, उन्हें थकान लग सकता है, उनके नर्व रिलेटेड इश्यूज भी हो सकती है, उनको पैरों में झिनझिनी हो सकती है, जलन हो सकता है, उनको चलने में भी कई बार दिक्कत आ सकती है, गिरने का डर हो सकता है, उनको मेमोरी इश्यूज भी हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देखा है, मूड रिलेटेड इरिटेबिलिटी वगैरह भी देखी जाती है। तो B12 की कमी एक बहुत कॉमन कारण है। विटामिन डी की कमी तो इवन एल्डर्स नहीं, यंग लोगों में भी काफी कॉमनली देखी जा रही है। विटामिन डी की कमी से बोन पेन, बॉडी पेन हो सकता है, बोन्स वीक हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क बढ़ सकता है, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी से कई बार प्रॉक्सिमल या हमारी जो मेन थाई की मसल्स हैं वो वीक हो सकती हैं। उसकी वजह से भी इरिटेबिलिटी और मूड रिलेटेड चेंजेस बहुत सीवियर केसेस में देखे जा सकते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें आयरन की कमी, आयरन की कमी भी
हमारे देश में काफी कॉमनली देखी जाती है। आयरन की कमी की अगर हम बात करें, कई बार हमारे डाइट में अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम ऐसी चीजें नहीं ले रहे जो आयरन रिच है। कई बार हमें वर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं, कई सारे वर्म हमारे डाइट से आयरन के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा महिलाओं में अगर खास करके प्री मेनोपॉज पीरियड्स आते हैं तो उसके वजह से आयरन की कमी होती है। पोस्ट मेनोपॉज तो दोनों में, मेल फीमेल्स में आयरन की कमी हो सकती है। गट में अगर कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही हो अल्सर्स के वजह से, या इंटेस्टाइन्स में कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, उसके वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है। आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है। आयरन की कमी की वजह से कई बार हमें एक रेस्टलेस लेग नाम की सिंड्रोम हो जाती है, जिसमें हमारे पैर को हमें सडन अर्ज होता है कि हिलाते रहें। तो ये सारी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो मैग्नीशियम की कमी भी कुछ पेशेंट्स में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो सकते हैं, हमें सडन स्पैजम्स हो सकते हैं। उसके वजह से भी मसल्स वीक हो सकती हैं। पोटेशियम की कमी हो सकती है। सोडियम कई बार दवाइयों की वजह से, या डायरिया वॉमिटिंग हो जाता है उसमें सोडियम की कमी हो जाती है, तो उसके वजह से भी मसल स्पैजम्स हो सकते हैं, वीकनेस हो सकता है, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कॉमनली हम देखते हैं। डाइट की जैसे मैंने पहले भी बात की, मेटाबॉलिक डिजीजेज में जो हम डाइट फॉलो करते हैं वैसा ही डाइट हमें लेना है। बट हमें ये समझना है कि जैसे कुछ B12 है, B12 वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ फूड में कम पाया जाता है, तो उसके लिए नॉन वेज फूड में ज़्यादा पाया जाता है। तो कई वेजिटेरियन लोगों को अगर डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। इसी तरह विटामिन डी फूड सोर्सेज से कम मिलता है। इसका रिच सोर्स होता है अर्ली मॉर्निंग, जस्ट डॉन के बाद का सूरज। अगर हम उसमें जाकर सूरज अगर सनलाइट का एक्सपोजर कर पाए 15 से 20 मिनट, उससे हमारे विटामिन डी की डिफिशियंसी कुछ हद तक कम हो सकती है। बट हमें अगर कमी है तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। बट अगर हाँ हम डाइट की बात करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स ले रहे हैं जिनके अलग अलग कलर्स हैं, ये सारे रिच होते हैं बहुत सारे विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। आयरन की अगर हम बात करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितना ग्रीन हो, पालक हो, बीन्स हो, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फिग्स हुआ, आपका डेट्स हुआ, एप्रिकॉट हुआ, इन सब में आयरन रिच सोर्स में पाया जाता है। तो आयरन के लिए इन चीजों को ले सकते हैं। कैल्शियम की बात करें तो मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कैल्शियम अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारे एवोकाडो में और नट्स वगैरह में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कुछ सीड्स भी हैं जैसे कि पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये रिच सोर्सेज हैं ओमेगा फैटी एसिड्स और कुछ सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। तो इनको भी हमें अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बाकी ग्रेन्स अच्छे से खाना है, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा अच्छे से लेना है। प्रोटीन इंटेक को लेके भी बहुत सारे मिथ हैं कि हम प्रोटीन ज़्यादा ले लेंगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी। हमें इस बात का समझना है कि अगर आपको किडनी डिजीज नहीं है, अगर आपको लिवर डिजीज नहीं है, और आपके डॉक्टर ने आपको अलग से मना किया है कि आपको प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना है, तो आपको प्रोटीन अच्छे से ही लेना है। वो कितना लेना है, जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन दिन में आपको कम से कम लेना है। इसका मतलब है 1 ग्राम पर केजी पर डे। अगर एक 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन दिन में लेना चाहिए। और इस प्रोटीन को आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खाना है। एक साथ सारा प्रोटीन नहीं लेना है। पानी अच्छे से पीना है जब आप प्रोटीन ले रहे हैं। और आपको किडनी की बीमारी या लीवर की बीमारी होने की चिंता नहीं करनी है। आपका डॉक्टर से आप भले ही कंसल्ट करो, अगर आपको किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, तो आपको कितना प्रोटीन लेना है, उसमें भी प्रोटीन बंद नहीं करना होता है। अगर किसी को किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोटीन खाना बंद कर दे। कम प्रोटीन लेना होता है, कितना लेना है वो आपका डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके बताएगा।